मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर भारत की टैंक रेजिमेंट्स की मालूमात के लिए अहमदनगर पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं कांटेक्ट से मिल चुका था। होटल पहुंचकर मैंने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया और पैकेट खोला। पैकेट में 8 वर्क थे जिनकी एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ था और 10,000 भारतीय रुपए थे। मैंने मोमबत्ती जलाई और सफात के सादा अतराफ को मोमबत्ती से गर्मी पहुंचाई। आहिस्ता आहिस्ता नारंगी रंग के हुरूफ उभरने शुरू हो गए। 15 मिनट तक सारे सफात की खुफिया रोशनाई से लिखी इबारत नुमाया हो गई। ये 8 वर्क हम पांचों के लिए थे। खैरियत से बॉर्डर क्रॉस करने और दिल्ली पहुंचने की मुबारकबाद दी गई थी। हौसले बढ़ाने के लिए अल्फाज की थपकी थी और मुझे एक नए मिशन को सब पर फौकियत देकर फौरी तौर पर उसे मुकम्मल करने का हुक्म था। डाक मिलने की रसीद, हालात का सरसरी जायजा और अब तक के काम को लिखने की हिदायत थी। मैंने जवाब लिखने के लिए पहले से तैयार करदा खुफिया रोशनाई से 2 सफात लिखे और वर्कों की दूसरी जानिब इंग्लिश नज़मों के कुछ हिस्से लिखे। खुफिया रोशनाई अब कोई भेद नहीं। आजकल तो माइक्रोफिल्म्स के जरिए कॉमन पिन के सिरे जितनी जगह में 40 से ज्यादा सफहात मुंतकिल हो सकते हैं। हम जो खुफिया रोशनाई इस्तेमाल करते थे वो प्याज या लहसुन या लीमू का पानी होता था। उससे कागज पर लिखा जाए तो सूखने के बाद कागज पर कोई निशान नहीं रहता और जब उसी कागज को गर्मी पहुंचाई जाए तो लिखे हुए अल्फाज नुमाया हो जाते हैं। मुझे अगले दिन कांटेक्ट को एक दूसरी जगह 10 बजे मिलना और अपना पैकेट उसे देना था। दूसरे दिन ठीक 10 बजे हम मुकर्ररा जगह पर मिले और मैंने अपना पैकेट उसके हवाले कर दिया। साथियों के खत मैंने कांटेक्ट के वापस जाने के बाद उन्हें दिए। हम अपने वतन से इस पहले राब्ते पर बहुत खुश थे। इन 8 वर्कों ने हमारे हौसले और बढ़ा दिए थे। हमने एक बार फिर अपने मिशन की तकमील के लिए तजदीद अहद की और थोड़ी देर बाद मैं वापस अपने होटल आ गया और आते ही अपने नए मिशन की तैयारियों में मसरूफ हो गया। मैंने लिप्टन ग्रीन लेबल और ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल के 6 टिन लिए। रात को उनकी ब्लेंडिंग की और उन्हें अंदाजन 200 ग्राम के पैकेटों में बांधकर सोल्यूशन टेप से बंद कर दिया। मैं मिशन की तकमील के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा था, लिहाजा रात भर मुख्तलिफ तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन मैंने साथियों को अलविदा कहा। ट्रांसमीटर जो उनके आगरा और झांसी जाने के दौरान मैंने अपने पास रख लिया था उन्हें वापस किया। होटल वापस आकर मैं जल्द ही गहरी नींद सो गया। अगले रोज सुबह सवेरे मुझे रवाना होना था। मैंने अपने कांटेक्ट को एक नई जगह और बाद दोपहर का वक्त दिया था और 12वें रोज उसे मिलने का कहा था। मैं चाहता था कि इन 12 दिनों में अपनी नई असाइनमेंट की मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर भेज दूं। अपनी गैर मौजूदगी में मैंने ट्रांसमीटर वाले साथी को अपना सेकंड इन कमांड मुकर्रर किया। ये चारों चूंकि पहले मुख्तलिफ होटलों में ठहरे थे और फिर मैंने उन्हें कोरोनेशन में मुंतकिल कर दिया था, इसलिए उन्हें मैंने होटल के बाहर एक दूसरे से राब्ता करने की इजाजत दे दी। आपने महसूस किया होगा कि मुझे जो हिदायत पाकिस्तान से रवानगी के वक्त दी गई थी मैंने उनमें कुछ रद्दो बदल कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में बैठकर भारत के अंदरूनी हालात का सही अंदाजा नहीं हो सकता। 1971 में साबिक मशरकी पाकिस्तान में भारत की नाकाबिल यकीन कामयाबी ने उन्हें कुछ ज्यादा ही खुद एतमाद बना दिया था। दिल्ली में चंद रोजा कयाम के दौरान मैंने महसूस किया कि वहाँ सिक्योरिटी ज्यादा टाइट नहीं थी। दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और वहाँ भारत के हर इलाके के लोग रहते हैं। जिनसे उन्हें खतरा हो सकता था उन्हें वो शिकस्त देकर तकरीबन मुर्दा समझ बैठे थे। मुख्तसरन ये अर्ज करूं कि मैंने हालात को देखते हुए हिदायत के खिलाफ कुछ तब्दीलियां की थीं। ये तब्दीलियां महज रिहाइश, बॉर्डर के गाइड्स को वापस भेजने और दिल्ली पहुंचने के लिए तयशुदा रास्ते की बजाय मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करने तक थी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिशन की कामयाबी और साथियों का तहफ़्फ़ुज़ कुल्लियतन मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे अहमदनगर जाना था। पाकिस्तान में ब्रीफिंग के दौरान भी बताया गया था कि अहमदनगर भारतीय आर्मर्ड यानी टैंकों की ट्रेनिंग का मरकज है। इस ट्रेनिंग सेंटर में आर्मर्ड कोर के जवानों को न सिर्फ पहले से मौजूद टैंकों और उनकी गन्नों को चलाने की मशक करवाई जाती है, बल्कि रूस से दरामद शुदा T सीरीज के नए टैंकों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। छतों पर या शादियों में हवाई फायरिंग करने वाले माहिर निशानची और माहिर असलहा हरगिज नहीं हो सकते। दौरान जंग सामने से आती हुई हजारों लाखों गोलियों, बमों, गर्दो गुबार, धुएं, रात दिन की तमीज
ریلیز किए बगैर पानी, कीचड़ और बारिश में असलहे का ठीक ठीक इस्तेमाल और निशाना लगाना, असलहा खोलना, साफ करना और फिर जोड़ के ठीक ठीक निशाना लगाने वाला ही माहिर कहला सकता है। इस हकीकत को मानने से मैं कभी इनकार नहीं करूंगा कि भारतीय अफवाज अगर तरबियत में हमसे बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। बर्रे सगीर पर मुसलमानों की 1000 साला हुक्मरानी ने उन्हें कम हिम्मत बना दिया था और 65 की जंग में अददी लिहाज से बहुत कम पाकिस्तानी अफवाज ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन 71 की जंग में पाकिस्तान को दो लख्त करके और 90,000 पाकिस्तानी अफवाज को कैदी बनाकर उनके मुर्दा हौसलों में जान पड़ गई थी और वो फिर अखंड भारत का ख्वाब देखने लग गए थे। मेरा ये मिशन था कि मैं अहमदनगर के ट्रेनिंग सेंटर में जाकर नए दरामदी टैंकों के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करूं कि कौन कौन सी रेजिमेंट यहाँ किन टैंकों पर ट्रेनिंग हासिल कर रही है। इसके अलावा ये भी मालूम करूं कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ये रेजिमेंट्स कहाँ जाएंगी और किन इन्फेंट्री डिविजन्स के साथ इनको शामिल किया जाएगा। मुझे पूरी तरह एहसास था कि ये मालूमात पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। भारत के पास मुल्की साख्ता विजयंत टैंक भी थे जो बहुत वजनी और नकलो हरकत में बहुत सुस्त थे। 1965 में भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल चौधरी को इन टैंकों पर बहुत गुरूर था। इन्हें स्याह हाथी यानी ब्लैक एलिफेंट का नाम दिया गया था। देखने में ये पहाड़ जैसा टैंक पाकिस्तानी RR बजूका और हवाई जहाजों के लिए सिटिंग डक साबित हुआ। भारत के पास इनके अलावा फ्रांसीसी साख्ता AMX-13, रूसी PT-76 और रूसी T सीरीज के टैंक थे। 71 की जंग के फौरी बाद रूस ने भारत को T सीरीज के बेहतर क्वालिटी और कारकर्दगी के टैंक भी दिए थे, जबकि हमारे पास पुराने अमरीकी शर्मन, पेटन और M सीरीज के टैंक थे। ट्रेनिंग के बाद इन टैंकों की रेजिमेंट्स को हिंदो पाक बॉर्डर पर तैनात किया जाना था। पाकिस्तान के लिए इन टैंकों की कारकर्दगी और इनकी डिप्लॉयमेंट पोजीशन से आगाही बहुत जरूरी थी। मसलन अगर T-57 भारतीय टैंक के सामने हम अपने जंग अजीम दोम के फरसूदा शर्मन टैंक रखें तो सिवाय अपने टैंकों की तबाही के कुछ हासिल ना हो सकता था। T-57 के सामने पाकिस्तान को अमेरिका से मिले M सीरीज के नए टैंक और पैटर्न टैंक लाने थे। इसी वजह से मुझे ये अहम मिशन सौंपा गया था। अहमदनगर बंबई से तकरीबन 500 किलोमीटर पहले गोदावरी दरिया के बिल्कुल करीब अलग थलग जगह पर वाक़ था। इसके गिरदोनिवाह में भी कोई बड़ी सनत या बड़ा शहर नहीं है। गोदावरी दरिया की एक नहर अहमदनगर के बिल्कुल करीब से गुजरती है। ये इलाका टैंकों की तरबियत के लिए निहायत मौजू है। यहाँ ऊंचे नीचे टीलों, रेत, कीचड़ और पानी की मौजूदगी से टैंकों को हर तरह की तरबियत दी जा सकती है। करीब 20-22 घंटे सफर के बाद मैं अहमदनगर पहुंचा। एक ठीक ठाक होटल में कमरा ले लिया। मेरा अहम मसला उन ममनुआ हुदूद में दाखिल होना था जहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर और डिवीजन हेडक्वार्टर थे। ट्रेनिंग के इलाके में दाखिल होना अव्वल तो फजूल था और दूसरे तकरीबन नामुमकिन। ब्रिगेड हेडक्वार्टर और फिर उसके तवस्सुत से डिवीजन हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए मैंने अपनी ब्लेंडेड चाय का सहारा लिया और दोनों जगहों पर 2IC और ADOS तक पहुंच गया। दोनों को लंगर के लिए अपनी चाय पेश की। मैंने उन्हें अपना बंबई का न्यू नागपाड़े का एड्रेस दिया, जिसके बिजनेस कार्ड मैंने दिल्ली से ही बनवा लिए थे, और अहमदनगर में होटल में रिहाइश का भी बता दिया। मुझे यकीन था कि मेरी चाय की क्वालिटी और कीमत उनके लिए बाइसे कशिश होगी। दोनों हेडक्वार्टर्स में जाते ही मैंने डिवीजन और रेजिमेंटल निशानों से उनकी शनाख्त की। वो सब तकरीबन एक ही डिवीजन के ब्रिगेड और रेजिमेंट्स के थे। अब मुझे तलाश थी ट्रेनिंग लेने वालों की। शाम को मैं शहर में घूमने निकल गया। मैंने साइकिल रिक्शा लिया और सारा शहर घुमाने को कहा। ट्रेनिंग सेंटर की जानिब जहां शहर की हुदूद खत्म होती हैं, वहां छावनी से बाहर शराब खाने थे, जहां मैंने फौजी जवानों को अंदर जाते और बाहर निकलते देखा। मैं एक शराब खाने में दाखिल हुआ। वहां मुख्तलिफ रेजिमेंटों के निशान लगाए हुए फौजी मौजूद थे। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान चूंकि मुझे भारत की तमाम डिविजन्स, ब्रिगेड्स और रेजिमेंटों के निशान अजबर करवाए गए थे, इसलिए मैंने फौरन पहचान लिया कि ये सब मुख्तलिफ टैंक रेजिमेंटों के ही जवान थे। भारत में उस वक्त फौजियों को हर रोज राशन में 2 आउंस शराब मुफ्त मिलती थी। जाहिर है कि सिर्फ 2 आउंस शराब से उनका नशा पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए छावनी के गिर्द शराब खाने बने हुए थे जहां देसी शराब मिलती थी और वहीं पर ये फौजी अपनी बकिया तलब पूरी करते थे। मैंने इन शराब के नशे में झूमते फौजियों से अपने मतलब की बातें उगलवाने का मंसूबा बनाया और वापस होटल लौट आया। अगले दिन मैं फिर 2IC और ADOS के दफातर में गया। मेरी चाय के नमूने अभी वहीं पड़े थे। दोनों जगहों से मुझे कहा गया कि 1 महीने के अंदर वो फैसला करेंगे कि मेरी चाय खरीदी जाए या नहीं, और अगर फैसला मेरे हक में हो गया तो मुझे मुसलसल सप्लाई जारी रखने के लिए ज़र-बयाना भी जमा करवाना पड़ेगा। मेरे साथ बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा कि मैं कब से सप्लाई शुरू करूं। दफ्तर के क्लर्कों वगैरह की गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हो गया कि डिवीजन हेडक्वार्टर में ADOS और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 2IC और
एडजुटेंट से राब्ता बढ़ाना या यूं कह लीजिए कि उन्हें खुश करना लाजमी होगा, तभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकेगा। मैंने एडीओएस के दफ्तर के एक जरा ज्यादा ही खिलंडरे किस्म के क्लर्क को अपने होटल में शाम को गपशप करने के अलावा खुश करने के हवाले से बातचीत करने की दावत दी। उसने होटल में तो आने से माजरत कर ली, क्योंकि शहर में कई कैबा खाने होने की वजह से फौजियों के लिए अक्सर इलाके आउट ऑफ बाउंड थे और FIU और मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले फौजियों को इन ममनुआ इलाकों से पकड़ने के लिए घूमते फिरते रहते थे। एक फौजी क्लर्क को शहर के एक होटल में एक अजनबी सिविलियन के साथ देखकर वो शक कर सकते थे। मैंने उसे कहा कि फिर छावनी के बाहर शराब खानों में से किसी एक पर मिल ले। वो मान गया और मुझे एक शराब खाने की लोकेशन समझाई कि वहां 8 बजे शाम मिलेगा। उसे दावत देने से मेरा एक मकसद तो हल हो गया कि मैं इन शराब खानों में अजनबी बनकर न जाऊं, बल्कि कोई फौजी भी मेरे हमरा हो। एक बार वहां मुतारिफ हो गया तो फिर वहां दूसरों से अपने मतलब की बातें उगलवाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। शाम 7:45 से भी पहले मैं उस शराब खाने में जा पहुंचा और बाहर टहलने लगा। दरवाजे से अंदर देखा तो वो पहले ही बैठा हुआ था। मैं अंदर उसकी टेबल पर गया। उसने पुरतपाक खैर मकदम किया और इससे पहले कि वो कुछ ऑर्डर दे, मैंने वेटर को सबसे अच्छी शराब की पूरी बोतल लाने को कहा। चंद लम्हों तक उसने रस्मी सा एहतजाज किया, जिस पर मैंने कहा कि तुम फौजी मुलाजिम पेशा और कलील तनख्वाह पाने वाले हो, जबकि मैं कारोबारी आदमी हूँ। इस दौरान उसके 2-3 वाकिफकार भी आ गए। उन्हें भी मैंने अपने टेबल पर बुला लिया। शराब खाने के इस हॉल में मुख्तलिफ टैंक रेजिमेंटों के जवान और NCO मौजूद थे और बहुत गुलगपाड़ा मचा रहे थे। मुझे ऐसे ही माहौल की तलाश थी। मैं खासा चौकन्ना भी था, लिहाजा उस रात सिवाय इधर उधर की बातों और हंसने हंसाने के अपने काम की कोई बात न की। वहां पर ही मालूम हुआ कि उस शहर का ये सबसे माकूल शराब खाना है और तमाम शराब खाने रात 12 बजे लाजमी तौर पर बंद हो जाते हैं। खाने के लिए भी सबकी पसंद का ऑर्डर मैंने दिया और जब हम उठे तो वो 3 बोतलें डकार चुके थे। इक्का दुक्का रिक्शे आ जा रहे थे। वो अपनी तरंग में छावनी की तरफ चले गए, जबकि मैंने एक रिक्शे पर होटल की राह ली। वहां का माहौल देखकर मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अगली शाम से मैं अपने काम का आगाज कर दूंगा। अगले रोज मैं 7 बजे शाम ही वहां पहुंच गया और उस वक्त भी शराब खाने में खासे गाहक थे। गुज़श्ता रात की बड़ी टिप की वजह से वेटर ने बड़ी खुश अखलाकी से मुझे एक खाली टेबल पर बिठाया और उसी उम्दा शराब की बोतल ले आया। थोड़ी देर बाद मैं ग्लास हाथ में थामे उठा और एक टेबल के पास से गुजरते हुए जानबूझकर लड़खड़ाया और ग्लास एक फौजी पर उंडेल दिया। उस टेबल पर 5 फौजी बैठे हुए थे। वो मुझे घूरने लगे। मैंने माजरत की, मुस्कुराया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ बोले मैंने कहा कि बंबई से आया हूँ, आप ही की छावनी में ADOS से कारोबारी सिलसिले में मिल चुका हूँ। आपका मेहमान हूँ, लेकिन अब आप 5 मेरे मेहमान हैं। शराबी अंदाज में मैंने बैरे को कहा कि मेरे टेबल से मेरी बोतल और 2 मजीद बोतलें इसी टेबल पर ले आए। हर जगह पर निचले रैंक के फौजी और जवान उमूमन बहुत महदूद सोच रखते हैं और फिर जब ADOS जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे का होता है, उससे मिलने वाला कारोबारी शख्स ऐसे रैंक्स में बेतकल्लुफी से बैठ जाए तो वो खासे मुअद्दब हो जाते हैं। उन्होंने पहले तो मेरा मेहमान बनने से इनकार किया, लेकिन जब मैंने बेतकल्लुफी से उन्हें यार यार कहना शुरू किया तो उनकी झिझक खत्म हो गई और खासा दोस्ताना माहौल पैदा हो गया। थोड़ी ही देर में नौबत यहाँ तक पहुंची कि वो मेरे साथ ठट्टा मजाक करने लगे। मैंने निहायत होशियारी से गुफ्तगू का रुख अपने चाय के कारोबार, भारतीय बंगाल की चाय और फिर साबिका मशरकी पाकिस्तान से चाय भारत में स्मगल होने की तरफ फेरा। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारी फौज ने पाकिस्तानी फौज से ढाका में हथियार डलवाए और बजाय इसके कि पूरे मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते तो अखंड भारत का आधा ख्वाब भी सच हो जाता और हमारे देश की सरहदों में वुसअत भी आ जाती। इसकी बजाय आप 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को कैदी बनाकर ले आए। ना मालूम पाकिस्तान उन्हें वापस लेगा भी या नहीं। अब तो वो हम पर महज खुराक वगैरह का बोझ बनकर रह गए हैं। वो सब हंसने लगे। उनमें से एक जरा समझदार दिखाई देता था। वो बोला, साहब हम नुकसान में हरगिज नहीं बल्कि बहुत फायदे में हैं। 90,000 पाकिस्तानी फौजी हमारी कैद में हैं। इस शिकस्त से बाकी मानदा मगरबी पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और आपको हम बहुत जल्द दिखाएंगे कि ये बचा कुचा पाकिस्तान भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। मैं अजनाले का रहने वाला हूँ और फौज में 9 साल से टैंक रेजिमेंट में हूँ। हम शरणार्थी हैं और पेशावर के रहने वाले हैं। मेरे स्वर्गवासी पिता भी फौजी थे। वो 65 की जंग में अमर हो गए। वो कहा करते थे कि पूर्वी पाकिस्तान के मुकाबले में पश्चिमी पाकिस्तान को फतह करना आसान है, इसलिए कि पश्चिमी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान हमारा दोस्त है। आधे से ज्यादा कश्मीर पर हमारा कब्जा है, जहाँ पर हम बुलंदी पर हैं। हमने इसी मकसद के हुसूल के लिए 65 में पश्चिमी पाकिस्तान में जंग लड़ी थी कि अटक तक अफगानिस्तान आगे बढ़कर कब्जा कर लेगा और अपने बॉर्डर से आगे बढ़कर हम गुजरांवाला तक का इलाका फतह कर लेंगे। उधर कश्मीर से हमारी फौजें गुजरात, मीरपुर और मरी के रास्ते आगे बढ़कर सारे पाकिस्तान का तिया
پانچا کر دیں گی۔ اس کے مقابلے میں پوربی پاکستان میں دریاؤں کی بہتات اور دلدلی علاقوں کی وجہ سے لڑنا اور اسے فتح کرنا زیادہ مشکل ہے۔ برما بھی ہمارا ایسا دوست نہیں جو ایسے وقت میں ہماری مدد کرے۔ اب پوربی پاکستان میں پاکستانی فوجوں سے ہتھیار ڈلوا کر اور قیدی بنا کر ہم انہیں اپنے دیش میں لے آئے ہیں۔ پوربی پاکستان سے ہمارا فوجی معاہدہ ہے کہ وہ 20 سال تک 2 ڈویژن سے زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ ہمارے زیر احسان مجیب کی وہاں حکومت ہے۔ اب پچھمی پاکستان کی فوج ہم سے لڑنے سے پہلے 100 بار سوچے گی کہ ان کے 90,000 مسلح فوجی پہلے ہی ہماری قید میں ہیں۔ عنقریب ہم آپ کو ایک اور بڑی فتح کی خبر دیں گے۔ غرضے کے شراب کے نشے میں اس نے خاصی واہی تباہی بکی، اور میں سوچ رہا تھا کہ محض چند ہزار مسلمان غیر ملکی فوجیوں کے بلبوتے پر 1000 سال تک حکومت کرنے والی قوم کو یہ 1000 سالہ غلام قوم کا فرد یوں بڑھ بڑھ کر للکار رہا ہے جیسے کبھی اپنی شکست کا خواب تک نہ دیکھا ہو۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک شکست نے ہماری 1000 سالہ فتوحات اور حکمرانی کی دہشت کو پاش پاش کر دیا۔ جوش سے میرا خون ابلنے لگ گیا، جی چاہتا تھا کہ بوتل کو توڑ کر اسی کے ٹکڑے سے اسے جہنم واصل کر دوں، لیکن مصلحت اور حصول مقصد کی وجہ سے میں نہ صرف خاموش رہا بلکہ ان بڑھکوں میں ان کا ساتھ بھی دیتا رہا۔ میں احمد نگر کے بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے قریب ایک شراب خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ 3-4 بھارتی فوجیوں کے ساتھ گپ شپ چل رہی تھی اور بات اب جنگ کی طرف آ چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ مشرقی پاکستان کو جسے تمہارے سورگ باشی پتا کے کہنے کے مطابق فتح کرنا مشکل تھا، تم نے اتنی آسانی سے کیسے فتح کر لیا؟ تو اس نے کہا، جس ملک کا صدر شرابی، کبابی اور زانی ہو، ایسٹرن کمانڈ کا کمانڈر بجائے جنگی چالیں سوچنے کے رقیہ ہاسٹل ڈھاکہ میں رہائش پذیر لڑکیوں کو جبرن اٹھواتا ہو، جس کی بنا پر 2 درجن سے زائد لڑکیوں نے 2 منزلہ چھت سے کود کر اجتماعی خودکشی کی ہو، جس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسے شکست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ وہ فوجی پڑھا لکھا اور جنگی معلومات پر خاص دسترس رکھتا تھا۔ میں نے اس کی گفتگو کی بڑی تعریف کی۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے اور ایک سویلین سے اپنی تعریف سن کر وہ کچھ اور بھول گیا۔ کہنے لگا، ہماری سرکار غیر ملکوں سے جو اسلحہ لیتی ہے وہ خوب چھان پھٹک کر اور اپنے اولین مقصد یعنی اکھنڈ بھارت کے حصول کے لیے کارآمد جان کر لیتی ہے۔ روس ہمارا سچا دوست ہے۔ جنگ سے عین قبل اس نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا۔ UNO میں کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ ویٹو کیا۔ 1962 میں چین کے ساتھ جنگ محض ہماری ایک چال تھی کہ ہمیں امریکی اسلحہ مفت میں مل سکے۔ روس سے دوستی کے باوجود ہم نے صرف اسی ایک ملک سے اپنے ہتھیاروں کے حصول کی وابستگی نہیں رکھی۔ ہم نے برطانیہ، فرانس، پولینڈ اور یوگوسلاویہ سے بھی ہتھیار لیے۔ 65 کی جنگ کے بعد روس نے ہمیں میزائل بوٹس آفر کی جنہیں ہم نے فوراً ہی لے لیا، جبکہ ویسی ہی میزائل بوٹس چین نے پاکستان کو دینے کی پیشکش کی جنہیں پاکستان نیوی کی اعلیٰ سطحی ٹیم نے لینے سے صرف انکار اس لیے کیا کہ ان میں افسروں اور جوانوں کے رہائشی کمرے الگ الگ نہ تھے بلکہ ایک ساتھ تھے۔ جنہیں پاکستانی نیوی کی اعلیٰ سطحی ٹیم نے لینے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ ان میں افسروں اور جوانوں کے رہائشی کمرے الگ نہ تھے بلکہ ایک ساتھ تھے۔ ہماری روسی میزائل بوٹس نے ہی پاکستان کے ڈسٹرائر خیبر کے چند لمحوں میں ٹکڑے کر دیے۔ فرانسیسی ٹینک AMX-13 کی گولہ پھینکنے کی رینج 16 کلومیٹر ہے۔ PT-76 قسم کے پانی میں تیرنے والے ٹینک روسی ہیں، لیکن پاکستان صرف ایک ملک امریکہ پر انحصار کرتا ہے اور امریکہ خود سب سے بڑا غاصب ہے۔ ریڈ انڈینز کے ملک پر یورپی اقوام نے قبضہ کیا اور پھر خانہ جنگی کے بعد ریاستوں میں بٹ کر حکومت کرنے لگے اور ریڈ انڈینز کو پریزرویشنز تک محدود کر دیا۔ آج ریڈ انڈینز صرف فلموں میں یا قومی تہواروں پر سیاحوں کا دل بہلاتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی دفاعی انڈسٹریز لگائیں اور بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹینک تک بنانے لگ گئے، جبکہ پاکستان ایک جیپ تک نہیں بنا سکا۔ اس کی باتیں خنجروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں، لیکن میں خاموش تھا۔ وہ تو کامیابی اور شراب کے نشے میں بول رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے آئینہ دکھا رہا ہوں، اور ان سطور میں وہی آئینہ میں اپنی قوم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی وہی ہیں، دشمن بھی وہی ہے اور اس کے عزائم بھی وہی۔ پرتھوی اور اگنی میزائل اس کے جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تو رب ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک ہے جس نے اس آدھے پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دعائیں دیتا ہوں جس نے وطن کی محبت میں اپنی انتھک محنت اور خوف کی پرواہ کیے بغیر اربوں ڈالر کی پیشکش کو مسترد کر کے پاکستان کو ایٹامک پاور بنا دیا، ورنہ بھارت تو 1974 میں پاکستانی سرحدوں کے قریب ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا۔ ہمارے نیوکلیئر پاور بننے کی وجہ سے ہی بھارت تل ملا رہا ہے، ورنہ اس نے تو ہمارے پاکستان کو بھی سابقہ مشرقی پاکستان کی طرح ترنے والا ہی سمجھ لیا تھا۔ تو دوستو
तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।